Hello and welcome to my YouTube channel NTR Commerce Classes. Today in Economics Part B for Class 12th, Indian Economic Development, I'm going to discuss chapter number 4, Economic Reform since 1991, New Economic Policy. Points of the chapter are meaning of economic reform means new economic policy, elements of new economic policy, and appraisal of LPG. Liberalization, privatization, and globalization. These are the elements of new economic policy. The performance of Indian economy during the reform. ये सारी चीजें आज हमें कवर करना है. मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर बात करें, economic reform refers to a set of economic policies directed to accelerate the days of growth and development. यहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था क्योंकि 1950 से 1990 तक की अगर बात किया जाए तो इंडिया की इकोनॉमी सेल्फ अपने पे थी, और जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने इकोनॉमी को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया था. हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते थे वो सब बंद हो गए थे, और 1950 से 1990 तक इकोनॉमी को बहुत सफर करना पड़ गया था. फॉरेन एक्सचेंज भी उतने नहीं हो रहे थे, फॉरेन कंपनीज भी यहाँ नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे टैरिफ के, कोटास के, लाइसेंसिंग के, जिनकी वजह से बहुत से कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे और इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्लो थी और स्टेबल बनी हुई थी. 1991 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने कुछ चेंजेस लाए, इकोनॉमिक रिफॉर्म ले आए जो कि 1991 की पॉलिसीज के थ्रू आए थे, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. इकोनॉमिक रिफॉर्म refers to set of economic policies directed to accelerate the days of growth and development. Economic reform in the year 1991 that the government of India launched NEP new policy. Three broad components of NEP were LPG. LPG means liberalization, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मींस लिबर्टी देना, ज्यादा लाइसेंसेस न रखना. पहले तो लाइसेंस बहुत मांगे जाते थे, अब ये हुआ कि कोई भी अगर फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. इसके बारे में आगे कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के, कुछ इंडस्ट्रीज जैसे केमिकल इंडस्ट्री और आर्म्स इंडस्ट्री वगैरह को लाइसेंस बनवाना जरूरी था, बाकी सबको फ्री कर दिया गया था. प्राइवेटाइजेशन मींस गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्ट करती थी बहुत सारे अदर कंपनी में, पीएसयूज में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पैसा उसमें उनको मेंटेन करने में चला जाता था. पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयू मींस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जिनमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मेंटेन करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था, जिस वजह से गवर्नमेंट ने उनको उनके शेयर्स को या तो कंप्लीटली सेल कर दिया या तो पार्शियली सेल कर दिया. कंप्लीटली जब सेल करे तो प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन अगर पार्शियली सेल किया तो डिसइन्वेस्टमेंट है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मींस पूरे वर्ल्ड को एक एज अ वन मार्केट ट्रीट किया जाएगा, ऐसा बनाया गया था पॉलिसी को. नीड फॉर एनईपी. एनईपी की जरूरत पड़ी क्यों? एनईपी की जरूरत पड़ी बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस यानी जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं उनकी बहुत परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी. डेफिसिट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बहुत डेफिसिट में जा रहा था. इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स थे, महंगाई बढ़ती जा रही थी. फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे, यानी जो फॉरेन की करेंसी हमारे पास थी, उसके रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे. क्यों कम हो गए थे? क्योंकि हमारा फॉरेन बिजनेस बंद था, नहीं चल रहा था उतना, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इनकम, फॉरेन की करेंसी हमारे यहाँ आ नहीं रही थी और रिजर्व्स फॉल कर रहे थे. ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट. इंडिया पे बहुत ज्यादा डेप्ट था. यस, एक और इसमें एक बात है. इंडिया ने जब इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी तो 7 मिलियन के आसपास वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था. लेकिन वर्ल्ड बैंक में जब लोन दिया तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में बदलाव लाएंगे, एलपीजी
जो कि था, जो कि लेके आए ताकि वहाँ लाइसेंसिंग कम हो, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंपनियां इन्वेस्ट करें। ये सब उन्होंने शर्तें रखी थी, उसके बाद ही डेप्ट मिला था, तो वो भी एक कारण था एनईपी का। तो ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट भी था, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। तो ये 6 कारण है। अगर आपसे पूछा जाता है एनईपी की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप ये 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं। मेजर्स ऑफ एनईपी की अगर बात करेंगे, एनईपी को मेजर कैसे किया जाता है, तो दो तरीके हैं, स्टेबलाइजेशन मेजर और एक होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर मतलब स्टेबल बना के चलना, किसी चीज को स्टेबल बना के चलना, यानी कि ना वो ज्यादा खराब हो ना ज्यादा मतलब ठीक रहे, मतलब नीचे ना जाए, उसको स्टेबल बना के रखना। लेकिन ये जो स्टेबलाइजेशन मेजर है वो शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने क्या मेजर था एनईपी का, वो था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर, यानी स्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में चेंजेस लेके आना, पॉलिसीज में चेंजेस लेके आना। अर्लियर देयर वाज एलक्यूपी, एलक्यूपी था पहले। एलक्यूपी मींस लाइसेंस कोटा परमिट, उसको बदल दिया गया लाइसेंस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब किसी को किसी देश के लिए, पहले ये था, यहाँ आप देख सकते हैं एलपीजी मीन, एलक्यूपी मींस यहाँ लिखा है एलक्यूपी। एलक्यूपी का मतलब होता है लाइसेंस कोटा और परमिट। लाइसेंस पहले बनवाने पड़ते थे, कोटा रहता था, लेकिन लाइसेंस को हटा के अब लिबरलाइजेशन कर दिया गया है। कोटाज होते थे, प्राइवेट कंपनीज का बहुत ज्यादा शेयर नहीं दिए जाते थे, अब उसकी जगह प्राइवेटाइजेशन आ गया है। परमिट्स नहीं होते थे पहले, परमिट लेना पड़ता था दूसरे कंट्री में आप अगर बिजनेस करते थे, जिसकी वजह से अब ग्लोबलाइजेशन आ गया, अब परमिट वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती है। तो अब जो है एलपीजी, जो एल क्यूपी था उसने रिप्लेस कर दिया, एल क्यूपी जो है रिप्लेस हो गया बाई एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से। अब एलक्यूपी पूरी तरह से खत्म हो गया है, अब एलपीजी चलता है। एलक्यूपी मतलब लाइसेंस खत्म हो गया, कोटा खत्म हो गया, परमिट्स खत्म हो गए, अब आ गया एलपीजी है, लिबरलाइजेशन लिबरल हो गया, प्राइवेट हो गया, और ग्लोबलाइजेशन। एलिमेंट्स ऑफ एनईपी अगर बात की जाए तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यही आता है। लिबरलाइजेशन क्या है? Liberalization of economies means freedom of producing unit from direct or physical control of the government, यानी अब गवर्नमेंट उसमें मतलब बहुत ज्यादा लाइसेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन क्या क्या आए थे? पहला तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आए थे, फाइनेंशियल रिफॉर्म में थे। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में क्या क्या आया था वो आप यहाँ देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में आए थे एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्री। वो 5 इंडस्ट्रीज कौन सी हैं ये लर्न करने के लिए, लिक्वर इंडस्ट्री, सिगरेट इंडस्ट्री, डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री एंड डेंजरस केमिकल। इन सब की जो इंडस्ट्रीज थी, ये 5 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस बनवाना जरूरी था, बाकी सबको फ्री कर दिया गया था। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, कम हो रहा था, पब्लिक सेक्टर रिड्यूस हो रहा था, एक्सेप्ट 3 सेक्टर्स को छोड़ के, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और डिफेंस इक्विपमेंट के सेक्टर्स। इन सेक्टर्स में तो यहाँ देख सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और डिफेंस इक्विपमेंट, ये इन 3 को छोड़ के बाकी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। ये 3 एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और डिफेंस इक्विपमेंट, इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, many sectors reserves for SSI, SSI means small scale industries, bird reserves, इनको डी रिजर्व कर दिया गया। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया। फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट को फ्री कर दिया गया। तो ये सारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में चीजें आई। अगर आपसे पूछा जाता है कि लिबरलाइजेशन के अंडर में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में क्या क्या बदलाव लाए गए थे, तो ये 5 बदलाव आप लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर की अगर बात करें तो 3 सेक्टर छोड़ के, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और डिफेंस इक्विपमेंट, यहाँ जो लिखा हुआ है। और रही बात अगर आपसे लाइसेंसिंग की बात करें तो ये 5 इंडस्ट्रीज को छोड़ के लाइसेंसिंग सबको फ्री कर दी गई, लेकिन इन 5 इंडस्ट्रीज को, लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, डेंजरस केमिकल, इनके लिए लाइसेंसिंग जरूरी था।
फाइनेंशियल रिफॉर्म क्या क्या हुए थे उसके बारे में बात करें तो बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट डेवलप कराया गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलप कराया गया। तो ये फॉरेन, अगर आपसे पूछते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म आए थे तो ये थे। आगे हम बढ़ते हैं, टैक्स रिफॉर्म हुआ था। टैक्स रिफॉर्म आर इंपॉर्टेंट component of fiscal policy of the government or revenue and expenditure policy of the government. Broadly, taxes are classified into direct tax and indirect tax, जो आपको पता है। तो टैक्स रिफॉर्म में ये आया था, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाया था टैक्स और रेवेन्यू के लिए रिलेटेड। जीएसटी भी एक इकोनॉमिक रिफॉर्म में ही आएगा, टैक्स रिफॉर्म में ही आएगा। जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था 29 मार्च 2017। तो ये सारी चीजें एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वाज टू रिसॉल्व द crisis in India. Devaluation was the first step initiated in this regard. Devaluation कब से हुआ था? 1991 में। Next, trade and investment policy reform. Trade and investment policy underwent a substantial change in the wake of liberalization. These reforms in this area focuses on increase in international competitiveness of in domestic industry, यानी डोमेस्टिक बाहर की इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लिबरलाइजेशन से ही होता, बाहर की इंडस्ट्रीज आएंगे तो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको एक इंटरनेशनल कंपटीशन देखने मिलेगा। इंड्यूसिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी में एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। ब्रिंगिंग एफिशिएंट फॉरेन टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमी, तो टेक्नोलॉजी भी इंडियन इकोनॉमी में आएगा। तो तीन चीजें थी, कंपटीशन को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और टेक्नोलॉजी को अच्छा करना, मतलब इंट्रोड्यूस करना। क्रिएट एन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म वर कैरिड आउट इन द फॉर्म, पहला तो डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा दिया गया। अब उसमें क्या क्या किया गया? रिडक्शन इन टैरिफ रेट, जो टैरिफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पे लगते थे उसको हटा दिया गया। रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, इंपोर्ट के लाइसेंसिंग को हटा दिया गया। रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटीज लगते थे उनको हटाया गया। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में इतने सारे बदलाव लाए गए थे रिफॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन, लेकिन एक बार पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि लिबरलाइजेशन में कितने रिफॉर्म हुए थे। तो पहला रिफॉर्म था इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, यहाँ है। उसके बाद दूसरा था फाइनेंशियल रिफॉर्म, तीसरा था टैक्स रिफॉर्म, चौथा था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फिफ्थ था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो ये 5 रिफॉर्म्स हुए थे हमारे लिबरलाइजेशन के अंडर में। तो इनको आपको पढ़ना है, उनकी सब कैटेगरीज को भी आपको पढ़ना है जो मैंने बताया। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन क्या था? प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ द स्टेट ओन्ड enterprise. It implies gradual withdrawal of government ownership from the public sector enterprise. यानी गवर्नमेंट की ओनरशिप विड्रॉ कर लेती है पब्लिक सेक्टर से और वो प्राइवेट को हैंड ओवर कर देती है, उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। मेजर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन दो हैं, एक है आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्राइज टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, इसको डायरेक्ट सेल कह देते हैं। एक होता है विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइज। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट इज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन। सेल में पूरी तरह से सेल कर देते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कुछ पोर्शन, कुछ शेयर सेल कर देते हैं, ये दोनों डिफरेंस है। Need for privatization, private need for privatization was felt mainly because of poor performance of PSU, public sector units. Through the spread of PSUs, that the government or the India could diversify its industrial base between the period of 1951 to 1991. PSUs का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उसको डाइवर्सिफाई करना था, उसमें और वेराइटीज लाने थे।
इंडियन पीएसयूज में, जो कि इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत भी करना था और उसका डाइवर्सिफाई भी करना था। बिटवीन 1951 टू 1900 जो नहीं हो पाया था उसको करना था। द इंडियन इकोनॉमी अंडरवेंट ए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एज दे आर सोर्स ऑफ लिवलीहुड, and there was a gradual increase in the percentage contribution of the industry to जीडीपी। इसीलिए लोग इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे थे। एग्रीकल्चर अब ज्यादा लोग नहीं करते थे, एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो रहे थे इंडस्ट्रीज की तरफ, जिस वजह से इंडस्ट्रीज ज्यादा ओपन हो रहे थे, प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे चालू हो गया था। इनएफिशिएंसी एंड करप्शन हैड बिकम सो रैम्पेंट इन पीएसयू। पीएसयू सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि उनमें इनएफिशिएंसी थी, मैनेजमेंट की भी कह सकते हैं, और करप्शन भी था, जिस वजह से पीएसयू ज्यादा डेवलप नहीं कर रहे थे। तो गवर्नमेंट को भी लगता था कि पीएसयूज को यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देना चाहिए, इसलिए प्राइवेटाइजेशन हुआ। दैट देयर प्राइवेटाइजेशन कंसिडर्ड एज अ ओनली रेमेडी। उसका प्राइवेटाइजेशन यानी करप्शन से बचने के लिए, इनएफिशिएंसी बचने के लिए गवर्नमेंट को यही एक रास्ता लग रहा था कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। किसका? पीएसयूज का। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। In 1991, the government decided to phase out public enterprises by selling its equity to private entrepreneurs. Privatization was to replace the public ownership in a large number of enterprises. प्राइवेटाइजेशन की गेन्स, प्राइवेटाइजेशन से फायदे क्या हुए? कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन एंड इंटरनेशनल मार्केट। हाँ, कंपटीशन बढ़ गया था, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई थी प्राइवेट सेक्टर्स का। डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन यानी एक के कई ब्रांचेस खुल के, कई वेराइटी मतलब प्रोडक्ट्स आने लगे, अलग अलग प्रोडक्शन लाइन आ गया था एक एक इंडस्ट्री का, एक्सपेंशन होने लगा इंडस्ट्रीज का। तो ये प्राइवेटाइजेशन का गेन्स थे। कंज्यूमर सोवेनिटी यानी कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे थे प्राइवेटाइजेशन होने से, कि वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कहीं से भी परचेस कर सकते थे। इंपरेटिव लॉस क्या हुआ प्राइवेटाइजेशन का, यानी लॉसेस प्राइवेटाइजेशन आने के क्या थे? मार्केट फोर्सेस क्रिएटेड इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। प्राइवेटाइजेशन से ये नुकसान हुआ कि रिच और पुअर में बहुत डिफरेंस आने लगा। डेप्रिवेटिव मीन्स वर नॉट रीचिंग टू पुअर, यानी बहुत सारी जो चीजें थी वो पुअर पीपल तक पहुंच नहीं पाती थी। प्राइवेट लोग अपना फायदा सोचते थे, प्रॉफिट कमाना सोचते थे, जिस वजह से वो पुअर लोगों के लिए सोचते नहीं थे। तो ये एक नुकसान था प्राइवेटाइजेशन का। अब बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज, यानी इंटीग्रेट करना एक कंट्री की इकोनॉमी को अदर कंट्रीज की, under the condition of free flow of trade and capital across borders। ग्लोबलाइजेशन के एम क्या थे? ग्लोबलाइजेशन का एम था टू क्रिएट बॉर्डरलेस वर्ल्ड एंड मेड द ग्लोबल मार्केट मोर फ्लेक्सिबल, यानी बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो और ग्लोबल मार्केट फ्लेक्सिबल हो, जहां आसानी से ट्रेड किया जा सके। इट इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन as it aims to transfer the world toward great इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन, ताकि सारे कंट्री एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहे और आपस का जो इंटीग्रेशन है वो बढ़े, उसको बढ़ावा देने के लिए। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक्स, सोशल एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। अलग अलग कंट्रीज इकोनॉमिक सोशल बाउंड्रीज को क्रॉस करके आपस में मिल के रहे, ये भी मकसद था ग्लोबलाइजेशन का। पॉलिसी स्ट्रेटेजीज प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या पॉलिसीज थे? इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो इक्विटी लिमिट्स थे उनको बढ़ा दिया गया था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब ज्यादा हो पा रहा था ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी भी हो रही थी, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज बन पा रहे थे, रिडक्शन इन टैरिफ, जो टैरिफ लगते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे उसको रिड्यूस कर दिया गया था। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हमने पहले बात किया था उन सबको रिमूव कर दिया गया था। इम्पैक्ट मेड बाय ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से फर्क क्या पड़ा? द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर्ड अ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से हाई टेक्नोलॉजी वाले, हाई इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्रीज हमको देखने मिले। ऑटोमेटिक परमिशन इज प्रोवाइडेड इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री अप टू सम ऑफ 1 करोड़। जो 1 करोड़ के थे उनको परमिशन एकदम ऑटोमेटिक मिल गई थी, एंड नो परमिशन इज नाउ रिक्वायर्ड फॉर हायरिंग फॉरेन टेक्नीशियंस फॉर टेस्टिंग इंडिजियसली डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी अब्रॉड।
यानी अगर हम फॉरेन से टेक्नीशियन मंगवाते थे तो उनके लिए किसी भी तरह का परमिशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं थी. Rupee was devalued in July 1991 nearly 20% to stimulate exports, discourage import, and raised the influx of foreign capital. 1991 में रुपी डिवेल्यूड हो गया था, 20% कम से कम रिड्यूस हुआ था नियरली. एक्सपर्ट्स ने डिस्करेज किया था इंपोर्ट को एंड रेज्ड द इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन कैपिटल ताकि उसको बैलेंस किया जा सके. टू इंटीग्रेट, नेक्स्ट पॉइंट है टू इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड यूनियन बजट जो कि 1992-93 में आया था, मेड इंडियन रुपी पार्शियली कन्वर्टिबल एंड देन द रुपी वाज मेड फुल्ली कन्वर्टिबल इन 1993-1994 बजट. यानी तब तक 1992-1993 तक वो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन पार्शियली कन्वर्टेबल था, लेकिन 93-94 में जाकर के फुल्ली कन्वर्टेबल वो हो बन चुका था रुपी. नेक्स्ट पॉइंट है ऑफ न्यू 5 ईयर रिपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट. 5 ईयर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी आया था 1992 से 1997 में. रिमूव्ड ऑल रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन external trade and allowed the market forces to play a greater role in the respect of import exports को बढ़ाने के लिए. external trade, ये जो 5 ईयर पॉलिसी आई थी 1992 से 1997 में, उसका मेन मकसद था एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ाना, जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ने बहुत ग्रेटर रोल दिखाया था और उसको बढ़ाया गया. In order to bring the Indian economy within the ambit of global competition, the peak rate of custom duty has been reduced to an considerable extent. यानी ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन में इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया था. जैसे कि कस्टम ड्यूटी यहाँ देख सकते हैं 250% थी, तो उसको 10% कर दिया गया था बिटवीन 2001-2008. तो ये सब इम्पैक्ट्स थे ग्लोबलाइजेशन के. पॉजिटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या हुआ. ग्लोबलाइजेशन के रिजल्ट्स जो थे, ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई थी, बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्री फॉर डेवलपिंग कंट्री टू बिकम इम्पोर्टेंट प्लेयर इन द इंटरनेशनल एरिया, गेन फ्रॉम शेयरिंग ऑफ आइडिया स्किल टेक्नोलॉजी अक्रॉस द बॉर्डर. तो ये सारे फायदे थे ग्लोबलाइजेशन के. फिर से बता रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में एक्सेस बढ़ गई थी, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई थी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा हो गया था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए. गेन्स ऑफ आइडिया शेयरिंग, यानी शेयरिंग हो रहा था नेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस. इससे नुकसान क्या हुआ, नेगेटिव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे है जो, वो है बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एक्वायर मोर टू डेवलप कंट्री के लिए तो अच्छे थे, as they are able to expand their market in the economy. It comprises the welfare and identity of the people belonging to the पुअर कंट्री. यानी डेवलपिंग कंट्री के लिए ठीक था, लेकिन जो पुअर कंट्री थे वहां की जो लोकल मार्केट था उसके लिए वो नुकसानदायक था. ग्लोबलाइजेशन से बाहरी कंपनियां आते थे, वहां स्टेब्लिश होकर अपना प्रोडक्ट सेल करते थे, जिस वजह से लोकल कंपनियां का प्रोडक्ट लोग नहीं खरीदते थे, जो कि उस वहां की लोकल कंपनी के लिए और लोकल इकोनॉमी के लिए नेगेटिव पॉइंट था. मार्केट ड्राइवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अमंग द पीपल एंड नेशन. पीपल और नेशन के बीच में एक डिस्पैरिटी होने लगी ग्लोबलाइजेशन की वजह से. तो ये थे नेगेटिव्स ग्लोबलाइजेशन के. आगे बढ़ते हैं. एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक ड्यूरिंग रिफॉर्म में एलपीजी के क्या क्या गुड इफेक्ट्स थे, क्या क्या बैड इफेक्ट्स थे, यानी यहाँ पे अप्रेजल यानी ओवरऑल डिस्कशन किया जा रहा है. कंक्लूजन है चैप्टर का. बस हम लोग चैप्टर के एंड में आ चुके हैं. तो पहली बात करेंगे एलपीजी पॉलिसी से क्या क्या फायदे हुए. वेब्रेंट इकोनॉमी हो गई, स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, चेक ऑन फिजिकल डेफिसिट हो गया, इंक्रीज ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेक ऑन इन्फ्लेशन, कंज्यूमर सोवेनिटी मिली हमें, फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पहले बहुत ज्यादा नहीं होता था, अभी हुआ. रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर हुआ. अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट. तो ये सारे एलपीजी पॉलिसी से फायदे हुए थे हमको. वाइब्रेंट इकोनॉमी, यानी हमारी इकोनॉमी एक बहुत अच्छी इकोनॉमी हुई, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो गया हमारी इकोनॉमी. वाइब्रेंट इकोनॉमी, एक उज्जवल इकोनॉमी
हमारी एक बन गई थी। स्टिमुलेंट टू टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हमारे टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गए थे, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यानी। चेक ऑन फिजिकल डेफिसिट, डेफिसिट्स को मेंटेन किया जा रहा था। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए थे। चेक ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पे भी एक चेक लगा दिया गया था ताकि वो ना बढ़े। कंज्यूमर सोवेंगी, कंज्यूमर के लिए कन्वीनियंट बना दिया गया था। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया था। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर हो गया था। शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट से, जहां मनमानी चलती थी, अकेले कंपनी रहती थी जो कि सेल करती थी, से कॉम्पिटिटिव मार्केट, बाद में ढेर सारे उसके कॉम्पिटिटर्स आ गए फॉरेन से, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव मार्केट बन गया। तो ये सारी चीजें हमारे गुड इफेक्ट्स थे एलपीजी पॉलिसी के। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ, गुड इफेक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसी। और हम बात करते हैं अब बैड इफेक्ट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। तो पहला तो निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर की तरफ लोगों का ध्यान हट गया, लोग उसकी तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ फोकस नहीं कर रहे थे। स्लो डाउन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ग्रोथ इंडिया की खुद की इंडस्ट्रीज का ग्रोथ स्लो डाउन हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फैलने लगा ग्लोबलाइजेशन और इन सब की वजह से। डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का हुआ, जिसकी वजह फिजिकल पॉलिसी में डिस्टरबेंस आने लगे, क्योंकि लाइसेंसिंग वगैरह और परमिट्स वगैरह को फ्री कर दिया गया था। लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस हो गया था। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, अर्बन ही, रूरल की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म होने लगा। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म हो गया। कंज्यूमरिज्म मीन्स बहुत ज्यादा कंज्यूमर क्रिएट हो गए, प्रोडक्ट बाय करने के लिए चक्कर में कंज्यूमर बेस्ड हो गया इकोनॉमी। तो ये थे बैड इफेक्ट्स। तो ये था हमारा चैप्टर। Thanks for watching. For more, like, subscribe and share. Thank you.